डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम की शुरुआत की थी। उसी सीरीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो आप लोगों के पास गया है। आशा है आप लोग उस पूरी लेक्चर को अच्छे से देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे और अपने कॉपी में वो सारी नोट्स को आप राइट डाउन कर लिए होंगे। उसमें हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, बेसिक सारी बातों को हमने जिक्र किया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम एक बॉडी पर फोर्स को कैसे प्रभावित करता है। एक बॉडी और एक सिस्टम की लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं और एक बॉडी या सिस्टम की लीनियर मोमेंटम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हम उस पूरी प्रक्रिया को स्टडी किए तो हमने एक चीज पाया कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी या एक सिस्टम की लीनियर मोमेंटम चेंज करने का कारण होता है और उस बॉडी या सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को भी चेंज करने का कारण होता है। तो वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन करी थी लास्ट में। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले हम बहुत बेसिक जो फोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं और फिर हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की पहले। तो लिखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। फोर्सेस इंटरनल फोर्स मतलब हुआ आंतरिक बल। आंतरिक बल मतलब जो अंदर से ही लगता है, और एक्सटर्नल फोर्स जो मतलब हुआ बाहरी बल, जो कहीं बाहर से लगता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसकी पहचान भी है। अगर हम आपसे कहें कि कैसे पता लगाएंगे कि ये अंदर का है या ये बाहर का है, तो हमें एक सिस्टम कंसीडर करना होगा और उस सिस्टम के भीतर जितने भी बॉडीज और लाई कर रहे हैं, उनके आपस में जो फोर्सेस लगेंगे उसको हम अंदर का बल कहेंगे, आंतरिक बल कहेंगे। और उस सिस्टम के बाहर से अगर कोई बल आएंगे तो हम उसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। याद रखें, ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो किसी नाम से नहीं जाने जाते हैं। नाम से मतलब कि इस नाम का फोर्स जो है वो एक्सटर्नल होता है और इस नाम का फोर्स इंटरनल होता है। एज एग्जाम्पल, आप ये नहीं कहेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो इंटरनल है या स्प्रिंग फोर्स है जो एक्सटर्नल है। इस तरह के नाम से ये सारे फोर्सेस डिफाइंड नहीं होते। इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस होते हैं वो परिभाषित सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप एक सिस्टम का चुनाव कर लोगे, और सिस्टम के चुनने के बाद सिस्टम के अंदर से ही अगर उस फोर्स के सोर्स मौजूद है, जो फोर्स लग रहे हैं उसके जो सोर्स हैं वो सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। और ऐसा कोई फोर्स का सोर्स जो सिस्टम के बाहर मौजूद है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो हम इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं और फिर एक डायग्राम से इसको हम समझेंगे। द इंटरनल एंड external forces are described only when
ए सिस्टम इज कंसिडर्ड। ये हम तभी डिस्क्राइब कर पाते हैं जब हम एक सिस्टम का चुनाव कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल फोर्स की। इंटरनल फोर्स, इस फोर्स के जो सोर्स होंगे वो सिस्टम के अंदर ही बैठे होंगे। इंटरनल फोर्स के जो सोर्स होंगे, जो इस फोर्स को लगाने वाला एजेंट होगा, वो सिस्टम के अंदर ही होगा। द सोर्स of this force should lie inside the system considered. Inside the system considered. तो आइए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। हम एक, दो, तीन बॉडी को सटाकर एक डायग्राम बनाया है। देखिए, हमने यहां पर तीन बॉडी कंसीडर किया है, ए, बी और सी। और हम यहां पर फोर्सेस जो ड्रॉ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फोर्सेस पॉसिबल लग सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फोर्स कुछ एक कंसीडर करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल है। तो हम यहाँ पर चूंकि सटा है, तो यहाँ पर हम आपस में इंटरेक्शन के फोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये है फोर्स हमने लगाया है बॉडी ए पर। आप बता सकते हैं कि ये जो बॉडी ए पर F1 फोर्स दिख रहा है, इसको लगाने वाला कौन है? इसको लगाने वाला है बी। ये बी ए पर फोर्स लगाया है F1 न्यूटन के थर्ड लॉ से। ए भी जो है वो बी पर फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स F1। इधर में आ जाइए, बी जो है वो एक सी पर फोर्स लगाया F2, तो सी भी बी पर एक फोर्स लगाएगा F2। लग गए? अब हम आपसे पूछें कि यहां देखो ए बी सी में कुल मिलाकर 4 फोर्स दिख रहे हैं। याद रखिएगा, और भी फोर्स लग सकते हैं, जैसे मास होगा कुछ ब्लॉक ए में, इस बॉडी ए में, बी में भी कुछ मास होगा, सी में भी कुछ मास होगा, और मास के कारण ग्रेविटेशन के फोर्स लग सकते हैं। ये किसी जमीन पर रखा होगा तो जमीन इस पर नॉर्मल लगा सकता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही 4 फोर्स को भी लेकर के बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अगर आपसे पूछें कि यहाँ जो 4 फोर्स दिख रहे हैं, इन चारों फोर्स में से कौन फोर्स इंटरनल है और कौन फोर्स एक्सटर्नल है, तो इसका जवाब है कि तुम अभी इस बारे में बोल ही नहीं सकते। इनमें से कौन फोर्स एक्सटर्नल है और कौन फोर्स इंटरनल है, ये तुम इसके बारे में अभी बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तभी बोला जा सकता है जब हम एक सिस्टम का चुनाव कर लेंगे, है ना? तो चलिए हम एक सिस्टम का चुनाव कर लेते हैं। हम एक सिस्टम के रूप में ये पूरा का पूरा तीनों बॉडी को ले लेते हैं। मैंने एक फैमिली बना लिया जिसमें तीनों आ गए हैं। तो अभी जो हमने सिस्टम कंसीडर किया है, ये कैसा सिस्टम है, या सिस्टम में कितने मेंबर हैं? तो सिस्टम में तीनों हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ये मेरा एक सिस्टम हो गया आइसोलेटेड। अब हम इन चारों को देख करके पूछेंगे कि भाई ये जो ए पर फोर्स लग रहा है F1, ये कैसा है? ये जो बी पे लग रहा है F1, वो कैसा है? इसी बी पर जो एक फोर्स लग रहा है F2, वो कैसा है? और ये जो सी पर लग रहा है, ये कैसा है?
तो हम इस बात को कैसे बताएंगे? तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि ये जो ए पर फोर्स लग रहा है F1, इसको लगाने वाला कौन है? इसको लगाने वाला बी है। और बी कहाँ बैठा है? तो बी सिस्टम के अंदर बैठा है। तो मतलब इसका जो सोर्स है बी, वो सिस्टम कहीं अंदर है। तो ये कैसे फोर्स हो गए? ये जो आपके F1 फोर्स हैं वो कैसे हो गए? इंटरनल या एक्सटर्नल? ये हो जाएंगे इंटरनल, क्योंकि इसके जो सोर्स हैं वो बी है और बी सिस्टम के अंदर है। इसी तरह इस F1 के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी इंटरनल है, क्योंकि इसको भी लगाने वाला सोर्स जो ए है वो सिस्टम के अंदर है। ये F2, ये भी इंटरनल है, क्योंकि इसको लगाने वाला F2, ये जो F2 है लगाने वाला C है और वो C सिस्टम के अंदर है। और ये जो F2 है C पर जो लग रहा है F2, वो कैसा है? तो इसको भी लगाने वाला B है जो सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये F1, दोनों F1 और ये दोनों F2 ऑल आर इंटरनल फोर्सेस। यहाँ पे सभी जो है ऑल इंटरनल है, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इन फोर्सेस के क्या प्रभाव हो सकते हैं? इंटरनल फोर्सेस तो लग रहे हैं, इनके आपस में क्या प्रभाव हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं? तो आइए हम बताते हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना F1, जो ए ब्लॉक पर लग रहा है, ए बॉडी पर लग रहा है, इस F1 के कारण अकेला सिर्फ ए बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, और इस F1 के कारण अकेला ए बॉडी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो सकता है। माने ये F1 जो है वो सिर्फ असर किस पर देगा? वो सिर्फ असर बॉडी ए पर देगा। इधर में आ जाओ। ये जो ब्लॉक सी पर जो फोर्स लग रहा है, ये वाला F2, इस फोर्स का असर किस पर होगा? तो वो असर सी पर होगा, सिर्फ सी पर होगा। और ये फोर्स F2 जो है वो सी का मोमेंटम चेंज कर सकता है, और ये जो F2 है वो सी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज कर सकता है। इसी तरह से दो फोर्स चूंकि बी पर लग रहे हैं, F1 और F2, अगर ये दोनों अगर बैलेंसिंग नहीं है, अपोजिट तो हो गया है, अगर दोनों इक्वल अगर नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स तैयार कर लेगा। इसकी वजह से बी का भी मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है कि चेंज हो, और इसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो। मतलब कहने का कि ये सारे के सारे इंटरनल फोर्स तो हो गए, लेकिन ये अपने आप बॉडी के सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल बॉडी या पार्टिकल है, उनके मोमेंटम को वो चेंज कर सकता है। लेकिन लेकिन ये चारों में से किसी में भी इस सिस्टम की मोमेंटम चेंज करने की ताकत नहीं है। इस सिस्टम की इंटायर जो आपका सिस्टम है, जिसमें तीनों बॉडी हैं, ए में, बी में, सी में, ये ए बी सी, ये जो तीनों है सिस्टम में, ये ओवरऑल अगर ऑल टुगेदर बात करेंगे, तो इन चारों में से किसी में भी सिस्टम की मोमेंटम चेंज करने की ताकत नहीं है, ना ही उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज करने की ताकत है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम चेंज कर सकता है, परंतु सिस्टम का नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर इसके बारे में जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कशन से तैयार किया है, इसको नोट कर लेते हैं। तो बात करते हैं नोट की। तो हम नोट में यहाँ क्या पहला बात बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि internal forces cannot change the linear momentum. Internal forces cannot change the linear momentum of system and its velocity of center of mass. Linear momentum
और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? इंटरनल फोर्सेस may change the momentum of individual body या particle lie inside the system। सिस्टम के अंदर में जो बॉडी है, जो पार्टिकल है, उनकी मोमेंटम को ये जो है वो चेंज कर सकता है, लेकिन सिस्टम की मोमेंटम को इंटरनल फोर्स चेंज नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। तो इंटरनल फोर्स क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल था कि इसके जो सोर्स होते हैं वो सिस्टम के अंदर में ही बैठे रहते हैं, और ये जो फोर्सेस काम करते हैं वो एक इंडिविजुअल की मोमेंटम को तो चेंज कर सकता है, लेकिन सिस्टम की मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। सिंपल था। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स, हम थोड़ा पेज को तैयार कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स, इसके जो सोर्स होंगे वो कहां होंगे? तो इस फोर्स के जो सोर्स होंगे वो सिस्टम के बाहर होंगे। द सोर्स ऑफ दिस फोर्स lie outside the considered system। जो भी आपने सिस्टम कंसिडर किया है उस सिस्टम के बाहर इस फोर्स के सोर्स होंगे, ये समझ लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए अभी हमने जो 3 बॉडी का एक ग्रुप लिया था, हम उसी ग्रुप को लेते हैं बस समझने के ख्याल से। ये 3 जो हमने बॉडी का एक कॉम्बिनेशन लिया था, हम वही लिए हैं। फोर्सेस भी हम वही ड्रॉ कर लेते हैं। ए ने लगाया बी पे F1, तो बी भी जो है वो लगाया ए पे F1, बी लगाया सी पे F2, सी भी लगाया बी पे F2। और हम क्या करते हैं इस केस में? हम एक सिस्टम का चुनाव करते हैं और वो सिस्टम में हम सी को बाहर निकाल देते हैं फैमिली से और सिर्फ कंसीडर करते हैं ए और बी को। ये देखिए, हमने सी को किक आउट कर दिया, बाहर कर दिया, सिस्टम से, फैमिली से बाहर निकाल दिया है, और सिर्फ अभी सिस्टम के रूप में कौन मौजूद है? तो मौजूद है ए और बी। तो मेरा सिस्टम जो अभी बना है, वो जो सिस्टम अभी बना है, ये सिस्टम जो मेरा बना है वो सिस्टम में कौन मौजूद है? तो सिस्टम में है सिर्फ ए और बी। सिस्टम में यहां जो मेरे पास अभी है वो है ए और बी, ए प्लस बी। ये सिस्टम मेरा है अभी, ये सिस्टम मेरा है अभी। अब आप देखो, ये जो फोर्स है F1, ये जो फोर्स है F1 जो बी ने लगाया ए पर, तो बी तो मेरे सिस्टम के भीतर है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स हुआ F1, ये जो फोर्स हुआ F1, ये मेरा इंटरनल हुआ। इसी तरह से ये जो बी पर ए ने F1 लगाया है, ये भी जो F1 वो कैसा है? ये भी जो F1 है वो कैसा है? ये भी इंटरनल है, क्योंकि इसको लगाने वाला जो है ए है। तो ये दोनों हो गए इंटरनल फोर्स। इंटरनल, क्योंकि इनके जो सोर्स है ना वो सिस्टम के अंदर ही बैठा हुआ है। अब देखो यहां पर ये जो बी पर जो ये फोर्स लगा है ना F2, ये जो फोर्स है F2, ये फोर्स F2 जो है वो लगाने वाला उसके सोर्स कौन है? उसको लगाने वाला सोर्स जो है ये C है, और वो C मेरे सिस्टम के बाहर बैठा हुआ है।
तो आप क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स आपका हुआ F2 जो B पर लग रहा है वो F2 एक एक्सटर्नल फोर्स है। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और हम चूंकि सी की बात ही नहीं करेंगे, सी तो मेरे सिस्टम के बाहर की बात है, हम लोग तो सिस्टम कंसिडर करते हैं और फिर उसके मोशन की बात करते हैं। तो आपके इस सिस्टम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो F1 फोर्स हो गए हैं, F1 जो फोर्स आपके हो गए हैं हियर, F1 जो फोर्स है वो है इंटरनल फोर्स, और F2 जो फोर्स दिख रहा है वो है आपके एक्सटर्नल फोर्स। तो सिस्टम में तो एक्सटर्नल फोर्स आ गए। अभी मान लिया जाए कि जो हमने सिस्टम कंसीडर कर रखा है उसमें बस अभी यही तीन फोर्स है, यही तीन फोर्स है, एक F1 यहाँ वाला, एक F1 यहाँ वाला और एक F2 यहाँ वाला। बस यही अगर तीन फोर्स हो, ये F1, ये F1 और ये F2, यही तीन अगर फोर्सेस सिस्टम में हो तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स भी लग गया, क्योंकि इस F2 को बैलेंस करने वाला कोई और इधर से फोर्स नहीं लग रहा, इधर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस F2 को बैलेंस करने वाला इधर से, और चूंकि इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो सकता है और इस सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है। तो हम इसका इफेक्ट को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो, आप यहां पर क्या कह सकते हो, तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि इस सिस्टम पर चूंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और जो एक नेट एक्सटर्नल की तैयारी कर पा रहा है, इसकी वजह से नेट एक्सटर्नल फोर्स is acting on the system, जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है A प्लस बी का जो सिस्टम है, इस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। Hence the linear momentum of this system will change, of this system, and साथ ही साथ हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की भी चर्चा करते जा रहे हैं, and its velocity of center of mass will change। और अगर हमसे और डीपली पूछे कि ठीक है भाई चेंज करेगा, लेकिन किस दिशा में चेंज करेगा, ये भी हमको बताओ, ये जो चेंज करेगा वो किस दिशा में चेंज करेगा, तो हम इसके बारे में भी बोल सकते हैं कि ये जो चेंज करेगा, चूंकि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। ये जो आपका F2 जो एक्सटर्नल फोर्स है वो, ये जो F2 एक्सटर्नल फोर्स है वो क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम का जो चेंज होगा मोमेंटम वो इसी डायरेक्शन में होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या अकेला A का मोमेंटम चेंज हो सकता है, तो भाई अकेला A का मोमेंटम को चेंज करने के लिए A पर लगने वाला फोर्स चाहिए, तो A पर तो फोर्स F1 लग ही रहा है, तो चेंज हो जाएगा। तो ये तो जवाब आपको बोलेंगे कि A का मोमेंटम चेंज हो सकता है, B का मोमेंटम चेंज हो सकता है और पूरे सिस्टम का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो इस सिस्टम में आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इन दिस सिस्टम, आप समझ लीजिए, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये सवाल बनाने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि इस सिस्टम में जो हमने A और B का सिस्टम कंसिडर किया है, इस सिस्टम में A का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है, B का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है और ये सिस्टम का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। लेकिन इसके पहले वाला केस में जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया था, उस वाले के केस में क्या कहेंगे, तो उस वाले के केस में कहेंगे यहाँ पर कि A का मोमेंटम चेंज हो सकता है,
B का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है, C का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है, परंतु सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो ये हम लोगों की बातें थी। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको सिखाते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है कि नहीं। एक हम लोग टॉपिक ले लेते हैं, हाउ टू चेक द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और नॉट। तो चलिए लेते हैं, हाउ टू चेक whether the net external force is acting or not on a system considered। और हम आपको यहीं पर सिखा देते हैं कि हम एक सिस्टम का चुनाव को कैसे करेंगे। सिस्टम में हम लोगों के प्रॉब्लम में कई तरह के एलिमेंट्स जो है वो डायग्राम में इन्वॉल्व होकर के मिल सकते हैं। तो उसमें से हम कौन कौन से एलिमेंट को अपने सिस्टम में जगह देंगे और सिस्टम में जगह देने के बाद फिर हम कैसे चेक करेंगे कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो हम इसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेप्स। सिस्टम में सिस्टम का चुनाव के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आप देखिए कि उस सिस्टम में किस किसके मोशन की चर्चा हो रही है। जो सिस्टम है, जो सवाल है, उस सवाल में कौन कौन से एलिमेंट हैं या जो बॉडी है या जो मास है जिनके मोशन की चर्चा हो रही है। मोशन मतलब आपसे पूछा जाए इनकी वेलोसिटी निकालिए, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए या उसका डिस्टेंस निकालिए, तो जिस जिसके भी मोशन पॉसिबल हो सकते हैं आपको उसे पूरे सिस्टम में कंसीडर करना है। और जो फिक्स्ड है, जो मूव नहीं करेगा, जो अपनी जगह पर यथावत है, उसको होना ही है वहां पर, तो उसको हम सिस्टम में नहीं लेंगे। हम सिस्टम में सिर्फ लेंगे उसी को जिसमें मूवमेंट होता है। स्टेप्स हम लिख देते हैं। फर्स्ट, कंसीडर ए सिस्टम which consists the एलिमेंट्स में कोई भी आ जाएंगे, मास, ब्लॉक, आदमी, नाव, बलून, बंदर, जो भी, who considers the elements मतलब particles, bodies, etc. whose velocity, distance, displacement has to be described। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम।
अब जो आपने सिस्टम कंसिडर किया है, उस सिस्टम को तुम बाहर से, सिस्टम के बाहर से उसे तुम ऑब्जर्व करो। सिस्टम के बाहर से उसे तुम ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है कि नहीं। ज्यादातर केस में आपको एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। और फिर उसमें एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहे हों तो फिर चेक करो कि क्या वो एक्सटर्नल सारे जो फोर्सेस हैं वो अपने आप में बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो पहले तुम क्या करो, देख लो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं, बाहर के सिस्टम के बाहर से जो फोर्सेस उस एलिमेंट्स पे, बॉडीज पे जो आ रहे हैं, उसकी दिशाएं तुम डिसाइड कर लो कि उसकी क्या दिशा है। कोई ना कोई तो दिशा में होगा। अब उस दिशा में चेक करो कि क्या वो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। अगर वो पूरा सिस्टम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो उस दिशा में एक्सेलरेट कर रहा होगा तो समझना उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि बिना फोर्स के तो एक्सेलरेट करेगा नहीं। और अगर वो एक्सेलरेट अगर नहीं कर रहा है, खासकर उस दिशा में वो अगर रेस्ट में है, खासकर उस दिशा में वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आप कहेंगे कि उस दिशा में कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। ये हम न्यूटन के पहले नियम का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट करेगा, नहीं लगेगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो हम इस बात को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या है? देन डिसाइड डिफरेंट external forces acting on each elements of the system। और ये जो आप डिफरेंट फोर्सेस जो डिसाइड करोगे, वो डिसीजन आपको विथ डायरेक्शन डिसाइड करना है। किस दिशा में लग रहा है, विथ डायरेक्शन। ठीक है, हो गया डिसीजन। और अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या उस दिशा में उस पर एक्सेलरेशन है कि नहीं। देन चेक द एक्सेलरेशन of system in the direction of external force acting, external forces acting। if एक्सेलरेशन सिस्टम का अगर आपको 0 प्राप्त हो जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर 0 है। और अगर सिस्टम में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आपको अगर प्राप्त हो गया तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स का मान लग रहा है और ये 0 नहीं है। एज सिंपल एज इट इज। तो अब हम यहां पर इसी बात को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, नए पेज को तैयार करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बना लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही माइन्यूटली इस बात को समझ लीजिए। एक सवाल को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो कई चीजों को आप डिस्क्राइब बहुत आराम से अपने दिमाग से कर लीजिएगा।
और हम यहाँ पर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेंगे जो हम लोग ओपनली सवाल बनाने में काफी उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले लेते हैं एक आदमी और नाव का सिस्टम। समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी और नाव का सिस्टम लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाटर बॉडी है, वाटर, और ये जो वाटर है ये ठहरा हुआ है, और इस ठहरे हुए पानी के ऊपर एक नाव है। देयर इज ए बोट ओवर द वाटर सरफेस, और इस पानी के ऊपर एक आदमी खड़ा है। देयर इज ए मैन ओवर द बोट। प्रश्न ये उठता है, सवाल में प्रश्न आपसे ये कहता है कि अगर ये आदमी, ये जो आदमी है, इस नाव के ऊपर चलने लगे पैदल, या उस नाव के ऊपर दौड़ने लग जाए, तो अगर आदमी में वेलोसिटी होगा तो नाव की वेलोसिटी पूछेगा, या अगर आदमी में डिस्प्लेसमेंट देगा तो नाव का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। मतलब यहां पर जो मोशन की चर्चा होगी वो आदमी और बोट की होगी, पानी का मोशन की चर्चा नहीं होगी, तो आदमी और बोट की चर्चा होगी। तो प्रश्न मान लेते हैं, प्रश्न आपसे ये अगर पूछता है कि ये जो बोट पर आदमी खड़ा है, जो आदमी है, ये बोट के ऊपर लगे दौड़ने या बोट के ऊपर लगे चलने, तो इस प्रक्रिया में ये देखिए लगेगा चलने। ये देखिए ऐसा, ये अगर आदमी लगेगा चलने, तो इस प्रक्रिया में, इस अवस्था से इस अवस्था को आने में, इस प्रक्रिया में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। सवाल इसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हमें तो अभी सिर्फ मकसद अपना समझना है कि एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स ये दो अलग अलग चीज है। अभी हम यहाँ पर इस बात को फिर एक बार बताते हैं। मान लेते हैं कि जो आदमी आपको दिया हुआ है उसके मास कुछ है, और जो बोट आपको दिया हुआ है, बोट के भी मास अपने कुछ है, और ये जो पानी है, ये जो सतह पर ये जो पानी है, स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है। अब आपको यहां एक सिस्टम लेना है। कैसे लेंगे? सिस्टम में क्या क्या लेंगे? क्या सिस्टम में पानी लेंगे कि नहीं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमें मोशन जो यहां पर लेना है वो आदमी का लेना है और बोट का लेना है, पानी का हमें मोशन नहीं लेना है। तो हम यहां सिस्टम में सिर्फ बोट, हम सिस्टम में सिर्फ बोट और मैन को कंसीडर करेंगे, पानी को हम सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखिए यहां पे हमने यहां पर ये बोट और मैन का एक सिस्टम तैयार किया है, पानी को हमने सिस्टम से बाहर रखा है। अब हमने ये सिस्टम का चुनाव कर लिया, ये सिस्टम का हमने चुनाव कर लिया। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं कि नहीं। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो आप बोलोगे यस सर लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहे हैं। जैसे ये देखिए, आदमी के पास मास है, तो मास के कारण एक नीचे की तरफ आदमी का वेट फोर्स काम करेगा, काम करेगा ना। इसके बाद ये जो वेट फोर्स लगा, ये किसने लगाया? तो ये लगाया है धरती ने। और अभी हम लोगों ने जो सिस्टम को चुना है, उस सिस्टम में कौन मौजूद है? तो सिस्टम में है मैन और सिस्टम में है बोट, सिस्टम में है मैन और सिस्टम में है बोट। पानी नहीं है, ना ही धरती है। ये जो mg फोर्स लगा है आदमी पे, वो mg फोर्स
तो धरती के द्वारा लगता है और धरती तो मेरे सिस्टम के बाहर है, तो ये आपके हैं एक्सटर्नल फोर्स। इसके बाद इसी तरह से बोट में भी मास है तो उसका भी एक अपना वेट फोर्स नीचे लगेगा और ये भी धरती लगाएगा और ये भी आपके हो जाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। और इसके बाद तो ये पानी है, ये जो पानी है ये पूरे सिस्टम पर एक उत्प्लावन बल लगाएगा ऊपर में, जिसको आप बॉयंसी फोर्स कहते हो। ये आपके हो गए बॉयंसी फोर्स जो ऊपर की तरफ लगाया। और ये भी जो फोर्स लग रहे हैं ये वाटर के द्वारा लग रहे हैं और ये वाटर जो है मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, याद रखिए। तो ये भी हो गए एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स 3 है, स्मॉल mg, ये कैपिटल mg और ये है बॉयंसी। क्या x डायरेक्शन में, ये अगर हम y डायरेक्शन बोले, वर्टिकल डायरेक्शन को y बोले और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x बोले, तो आप यहां क्या कहेंगे? आप यहां ये कहेंगे कि y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो आप इस सिस्टम को देखो, कहीं बाहर से इसे तुम ऑब्जर्व करो, यहां खड़ा होकर तुम अगर ऑब्जर्व करो, इस जगह खड़ा होकर इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करो और जिस दिशा में एक्सटर्नल फोर्सेस ये जो काम कर रहे हैं, स्मॉल mg, कैपिटल mg और बॉयंसी फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्या ये पूरा सिस्टम ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है? ये जो पूरा सिस्टम है क्या ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या ये नीचे जा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि इस सिस्टम पर ना ऊपर का डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है ना नीचे है। इसका मतलब ना ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा ना नीचे लग रहा। इसका मतलब ये सारे जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो सारे एक्सटर्नल फोर्स बैलेंसिंग नेचर के फोर्स हैं, आपस में ये सभी बैलेंस्ड हो रहे हैं। हमें पता है कि आपके दिमाग में और भी एक फोर्स आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो बोट है, ये जो बोट का जो सतह है वो आदमी पर नॉर्मल लगाएगा? ऑफ कोर्स लगाएगा। आदमी का जो ये पैर है वो बोट के सतह पर भी नॉर्मल लगाएगा? ऑफ कोर्स लगाएगा। लेकिन वो दोनों जो नॉर्मल होंगे वो इंटरनल कहलाएंगे, क्योंकि आदमी के द्वारा बोट पर फोर्स, बोट के द्वारा आदमी पर फोर्स, ये सभी सिस्टम के भीतर का फोर्स है, तो वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो चेक करना है नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स का चेकिंग उनके डिफरेंट जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उससे होंगे। तो ठीक है, तो y डायरेक्शन में चूंकि सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप बोलेंगे कि y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब आप बोलोगे कि सर जब ये लगेगा चलने तब एक्सटर्नल लगेगा कि नहीं? अब देखिए क्या होता है कि जब हम इस आदमी को चलने के लिए छोड़ देते हैं तो आदमी अपने पिछला पैर से बोट को पीछे ढकेलता है, जैसा तुम जानते हो। आदमी अपने पिछला पैर से बोट को पीछे ढकेलता है, तो बोट भी उस आदमी को आगे की तरफ ढकेलता है और यही फोर्स की वजह से ये जो आदमी है वो इस सतह पर चल पाता है। बस यही दो फोर्सेस यहां, और एक्सटर्नल नहीं एक्स्ट्रा लगेंगे जब ये आदमी लगेगा चलने। और अब देखो तो ये जो दोनों फोर्स है जो आदमी के चलने से तैयार हुआ है, ये दोनों के दोनों कैसे फोर्स हैं? तो ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो इंटरनल ही तो हैं, क्योंकि एक आदमी ने लगाया और एक बोट ने लगाया, और आदमी और बोट जो है वो तो सिस्टम का पार्ट है। ये दोनों इंटरनल ही फोर्स है। और बाकी वर्टिकल डायरेक्शन में तो वही फोर्स लगेंगे, यहां भी लगेंगे वही स्मॉल mg, यहां भी वही लगेंगे कैपिटल mg, और यहां पर वही लगेंगे बॉयंसी। और ये तो पहले से ही तय हो गया था कि ये सभी बैलेंसिंग है, और जब लगेगा चलने तो ये दो इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुए, ये तो एक्सटर्नल हुए नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी रुका हुआ था तब भी इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, और जब आदमी ये लगेगा चलने तब भी इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ही होगा। तो हम इस बात को यहां पर लिख देते हैं। यहां पर मैन जो है वो रेस्ट में है, यहां पर मैन जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन दोनों के केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान पूरे सिस्टम पर, जो हमने सिस्टम कंसीडर किया है उस पर 0 है। ना एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान पूरे सिस्टम पर 0 है, ना एक्स में है ना वाई में है। हाँ, यहां एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वाटर है ये वाटर होना चाहिए नॉन विस्कस, क्योंकि आपको हमने बताया था कि पानी भी जो है ना वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। विस्कस जो लिक्विड होते हैं वो एक विस्कस फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स जो लिक्विड के द्वारा लगता है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स पानी के द्वारा लगने लग जाएगा तो इस बोट के जैसे ही इस फोर्स के कारण इसके पीछे मोशन होंगे तो पानी जो है उसका ऊपरी सतह बोट के मोशन को अपोज करने लग जाएगा। तो पानी जो है इस बोट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देगा जो फिर इसके मोमेंटम को बदल देगा। लेकिन अगर ये लिक्विड कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है, कोई विस्कस फोर्स नहीं लगा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इफ नो विस्कस फोर्स is exerted by water to boat surface। बोट की जो निचली तल्ला है, निचला जो सतह है, उस पर पानी का जो ऊपरी सतह है अगर वो फोर्स नहीं लगा रहा तो हम तब ये बात को कह सकते हैं। तो इस तरह हम जो है एक्सटर्नल फोर्स को डिसाइड कर सकते हैं सिस्टम में लग रहे हैं कि नहीं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ये लिया है, ये है आपका एक बलून। ये एक मासलेस धागा से बंधा हुआ है। बलून के अंदर में बहुत सारे हल्के गैस भरे हुए हैं। देयर इज ए लाइट गैस। लाइट मतलब क्या? हवा के रेस्पेक्ट में ये जो गैस है वो हल्का है। इससे क्या होगा? हवा के रेस्पेक्ट में अगर हल्का है तो हवा के द्वारा एक रिजल्टेंट बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ बलून पर लग जाएंगे, और ये जो बलून है वो ऊपर की तरफ उड़ने की काबिलियत इसमें आ जाएगी। अगर हम इस धागा को छोड़ देंगे और इसमें हल्की गैस भरी हुई हो तो ये ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएगा। क्या है कि इसके दूसरे एंड पर एक बंदर लटका हुआ है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप लोग सवाल के रूप में बनाए भी होंगे। यह है मास इसका m और यह है मास इसका स्मॉल m। प्रश्न इसके पूछे जाते हैं कि ये अगर धागा की लंबाई आपको दी हुई है l, तो ये बंदर जब ऊपर चढ़ने लग जाए बलून को पकड़ने तो बलून कितना नीचे आएगा। दैट इज अ क्वेश्चन। और आपको यहाँ ये दिया हुआ रहता है कि दिस सिस्टम, ये जो बलून मंकी सिस्टम है, दिस मंकी बलून सिस्टम इज एट रेस्ट। ये जो आपका गिवन द मंकी प्लस बलून सिस्टम is at rest initially, is at rest in air initially। शुरुआत में हवा में ये जो है वो रुका हुआ है, ये पूरा सिस्टम ये आपको दिया हुआ है। अब अगर ये बंदर ऊपर चले, बलून नीचे आए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या एक्सटर्नल फोर्स लगेगा
और उस पर क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ये हम लोग चेक। तो चलिए हम देखो, यहाँ पर सवाल में ही ये सिस्टम बनाकर दे ही दिया है। नहीं भी देता, अगर हमसे सिर्फ पूछता कि मंकी ये ऊपर जाएगा तो बलून किधर जाएगा और कितना जाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि आपको यहाँ पर मंकी और बलून का मोशन की चर्चा है, तो हम जो है सिस्टम के तौर पर मंकी और बलून ही चुनते, जो हमने चुना यहाँ पर सिस्टम में चुना हुआ दिया है। तो हमने चलो ये सिस्टम का चुनाव कर लिया जिसके मोशन की हमें कंसिडरेशन करनी थी। अब आप इस सिस्टम के बाहर से इसको ऑब्जर्व करो, सिस्टम के बाहर से इसको ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर इस बंदर पे, इस बलून पे सॉरी, एक नीचे की तरफ वेट फोर्स लग रहे हैं, और ये वेट फोर्स जो mg, अगर इसके मास कैपिटल m है तो नीचे जो वेट फोर्स mg लगेगा वो mg फोर्स कौन लगाएगा, तो धरती। धरती तो मेरे सिस्टम के बाहर है, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली यहाँ पर बंदर पर भी एक वेट फोर्स लगेगा और ये भी होगा एक्सटर्नल फोर्स। और इस बलून पर यहाँ जो हवा है, ये जो तुम हवा देख रहे हो जो बलून की इर्द गिर्द है, वो हवा जो है ना, वो इस बलून पर एक ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगाएगा। और हवा भी मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, जैसे इसके पहले पानी मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं था, यहाँ हवा भी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ड्रॉ किया है, इंटरनल फोर्स से हमें कोई खतरा है ही नहीं, तो हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ड्रॉ किया है। अब आप बोलोगे कि सर और भी तो फोर्स लगेंगे, ऑफ कोर्स लगेंगे। बंदर जो है इस रस्सी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, रस्सी जो है, ये जो रस्सी है वो इस बंदर पर ऊपर फोर्स लगाएगा। रस्सी और बंदर तो सिस्टम का पार्ट है, हालांकि हमने यहाँ रस्सी नहीं लिखा है सिस्टम में, लेकिन ये सिस्टम का ही पार्ट है। और इस रस्सी का कोई मास नहीं है, अगर मास होता तो हम उसको सिस्टम में जोड़ना जरूरी होता, क्योंकि ये लाइट है, बहुत हल्का है, तो नहीं लिखे हैं तो चलेगा, ठीक है। तो ये जो बंदर है जो रस्सी पर एक फोर्स F लगाया, तो रस्सी भी बंदर पर एक ऊपर F लगाएगा। बंदर ने जो रस्सी पर F लगाया उससे इस रस्सी में क्रिएट होगा टेंशन, और ये टेंशन जो है वो रस्सी से होते हुए वो इस बलून के पास पहुंचेगा और बलून पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये सारी जो प्रक्रिया है वो तो सिस्टम के अंदर की प्रक्रिया है, बंदर के द्वारा रस्सी पर फोर्स, रस्सी में टेंशन का क्रिएशन, ये सब तो सिस्टम के भीतर हो रहा है, इस पर बाहर की कोई बल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि टेंशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मोलिकुलर फोर्स के बीच लगता है, तो सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसके कारण वो लग रहा होगा। हम बात यहाँ कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की, जिसको हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आप देखो यहाँ पे ये सारे जो एक्सटर्नल फोर्स हैं, इनका क्या रिजल्टेंट बनता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स बने किस दिशा में, वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स बने, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे तो हैं, दिख रहे हैं हमको स्पष्ट, परंतु वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 है। अभी ये सभी के सभी जो एक्सटर्नल फोर्सेस तुम देख रहे हो, ये सभी के सभी बैलेंसिंग नेचर के फोर्स हो गए हैं, और बैलेंसिंग नेचर में फोर्स क्या बता रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 बता रहे हैं। अब अगर ये बंदर जो ऊपर चढ़ने लग जाए और बलून नीचे अगर आने लग जाए, तो क्या इस प्रक्रिया में एक्सटर्नल फोर्स और लगने लगेगा, तो बोलोगे नहीं, ये जो बंदर ऊपर जाएगा वो रस्सी को और थोड़ा ज्यादा फोर्स नीचे लगा देगा, तो ये ऊपर जाएगा तो रस्सी में थोड़ा टेंशन पहले से बढ़ जाएगा,
तो उसके कारण बलून जो है वो नीचे आने लग जाएगा। ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये जो बंदर के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया में जो फोर्सेस एक्स्ट्रा काम करने लग जाएंगे, वो सारे तो इंटरनल फोर्स हैं। एक्सटर्नल तो फोर्स लगा ही नहीं, एक्सटर्नल तो वही 3 है और जो अपने आप में पहले से ही फिक्स है। तो आप यहां पर कहेंगे कि अगर ये बंदर ऊपर भी जाने लगेगा तब केस में भी एक्सटर्नल फोर्स का मान 0 ही होगा। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का मान जो है सिस्टम पर 0 है, बंदर के चलने से पहले या बंदर के चलने के बाद। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेड्ज लेते हैं। देयर इज ए ट्रायंगुलर वेड्ज जिसका सतह स्मूथ है। ये जो इंक्लाइंड सरफेस तुम देख रहे हो, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है वो स्मूथ है, दिस इज स्मूथ। ये जो ट्रायंगुलर वेड्ज है वो एक टेबल के सतह पर रखा हुआ है और वो टेबल का सतह भी जो है वो स्मूथ है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड बेस ऑफ द ट्रायंगुलर वेड्ज। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक के रूप में हम यहाँ पर मास रख दिए हैं। ये इसका मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M। मतलब कहने का कि ये भी स्मूथ है, ये जो आपका प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर एल्स। ना यहाँ दोनों के रगर में फ्रिक्शन होगा, ना ही इस केस में फ्रिक्शन होगा। सवाल में कहता है, इस सवाल का कहना है कि द सिस्टम, ये जो सिस्टम है हमका, द सिस्टम is released from rest, released from rest। इस सिस्टम को हम रेस्ट से छोड़ देते हैं। मकसद याद रखिएगा, मकसद हमें यह डिसाइड करना है कि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि नहीं। तो हम इस बात को देखो कैसे डिसाइड करते हैं। पहले हम एक सिस्टम का चुनाव कर लेते हैं और यहां पर सिस्टम हम कैसा ले सकते हैं। तो यहां पर जो हम सिस्टम लेंगे वो हम लेंगे जिसमें ये ट्रायंगुलर वेड्ज होगा, ये जो आपका ट्रायंगुलर वेड्ज होगा और ये छोटा सा जो ब्लॉक है वो होगा। टेबल को हम सिस्टम में नहीं लेंगे क्योंकि टेबल के मोशन की चर्चा हमें नहीं करनी है। चलिए अब हम यहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस सारे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बताइए, इस स्मॉल मास पर धरती के द्वारा एक वेट फोर्स लगेगा जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। फिर इसके बाद इस ट्रायंगुलर वेड्ज पर एक फिर वेट फोर्स लगेगा जो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा और इस टेबल के द्वारा ट्रायंगुलर वेड्ज पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये टेबल के द्वारा लग रहा है और टेबल के द्वारा जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल होगा क्योंकि सिस्टम के बाहर का वो टेबल भाग है। सिस्टम में तो मेरा बस कौन है, यहाँ पर सिस्टम में मेरा जो है वो ट्रायंगुलर वेड्ज है और है वो ब्लॉक, वो जो छोटा सा ब्लॉक है वो है। अब इस सिस्टम को देखकर बताइए कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहे हैं, तीन प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहे हैं, ये किस दिशा में लग रहे हैं। तो ये तीनों जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहे। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है उसके एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स का मान जो है वो 0 है। ये एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, याद रखिएगा।
हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं दिस इज एक्सटर्नल। ये हुआ पहला। बात करते हैं अब इसका एक और वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं। हाँ, अगर ये टेबल में फ्रिक्शन होता तब यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स के रूप में वेट्स पर लग जाता, जो कि एक एक्सटर्नल के रूप में काम करता। बात करते हैं वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा सोचें, आप जरा सोचें कि वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए कि नहीं। क्या बता सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, वाई डायरेक्शन में इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ये जो नॉर्मल है और ये जो स्मॉल एम जी और ये जो कैपिटल एम जी है, ये तीनों बैलेंस्ड नहीं है। कैसे? अगर बैलेंस्ड होते तो क्या होता? सिस्टम को अगर हम रेस्ट से छोड़ते, सिस्टम को अगर हम रेस्ट से छोड़ते तो छोड़ देने के बाद सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करता। सिस्टम को अगर हम रेस्ट से छोड़ देंगे तो छोड़ देने के बाद सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करता। लेकिन आप यहां गौर से देखो, ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। दिस इंटायर सिस्टम विल एक्सेलरेट। कैसे? तो देखते हैं। इसको छोड़ने के बाद देखो, तो इस स्मॉल पार्टिकल में ये जो ब्लॉक है उसका एक नीचे का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसका एक एक्सेलरेशन इधर होगा, इसके रेस्पेक्ट में, इसके वेट्स के रेस्पेक्ट में इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इस ब्लॉक का इसका इसका एक इस दिशा में एक्सेलरेशन होगा, इसका एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा a1 और इसका एक एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा a2। क्या इस दोनों का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा? अगर हमसे पूछा जाए कि क्या इस सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, तो आप बोलोगे इस सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, मतलब छोड़ देने के बाद ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं और वो 0 नहीं है। तो आप यहां क्या बोल सकते हो? आप यहां बोल सकते हो कि x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जैसा था वैसा ही रहेगा, x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जैसा था वैसा ही रहेगा, परंतु y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो जाएगा और सेंटर और सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। अब हम यहां पर आपको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल से जो इसके फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको लेकर के। देखिए, यहां पर हम दो फोर्स और आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। ये जो ट्रायंगुलर वेड्ज है वो इस स्मॉल ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स ये लगाएगा, हम इसको N1 नाम दे देते हैं। और ये जो स्मॉल ब्लॉक है वो भी ट्रायंगुलर वेड्स पर एक नॉर्मल लगाएगा, जो एक्शन और रिएक्शन। हालांकि ये दोनों के दोनों नॉर्मल जो है वो इंटरनल फोर्स है, इससे हमें सिस्टम के एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं होगा। इससे इस दोनों से सिस्टम के एक्सेलरेशन पर कोई असर नहीं होगा। ये दोनों के दोनों नॉर्मल है, ये इंटरनल फोर्स है। अब आप इस सिस्टम को फ्री बॉडी बना लीजिए। बनाते हैं, फ्री बॉडी बनाकर देखते हैं कि क्या इसके रूप रंग तैयार होते हैं। हम एक पार्टिकल का पहले फ्री बॉडी बना लेते हैं। देखिए, इस पर एक नीचे की तरफ mg लग रहा था,
इस mg के दो कंपोनेंट काम करेंगे, एक इधर में mg cos थीटा बनेगा और एक इधर में बनेगा mg sin थीटा। और इस पर अभी अभी हमने एक नॉर्मल फोर्स ड्रॉ किया था जो इंक्लाइन प्लेन के द्वारा इस पर लग रहा था, N1 नाम का। तो आप देखो यहां पर ये जो N1 है और ये जो mg cos थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इस mg sin थीटा के इन्फ्लुएंस से ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगुलर वेड्ज का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगुलर वेड्ज का अगर हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम को शो करें और इसके सारे फोर्स तुम ड्रॉ करो, कौन कौन फोर्स ड्रॉ करोगे? तो इसका खुद का एक अपना वेट फोर्स है जो धरती ने लगाया एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में। इसके बाद इस पर एक टेबल के द्वारा जो ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल n, और एक लगा ये जो स्मॉल जो ब्लॉक है वो एक इधर में नॉर्मल लगाया जिसको हमने n1 नाम दिया है। ये जो n1 है इसके फिर यहां पर अब दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हम अगर इसका नीचे की तरफ रिजॉल्व करें, अगर हम इसको n1 से रिप्रेजेंट किया, ग्रीन कलर का कोड इसको दिया, तो इसी n1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। इस n1 का जो इधर कंपोनेंट बनेगा, ये देखिए एंगल थीटा है तो इधर हो जाएंगे n1 cos थीटा, और इधर हो जाएंगे इसके n1 sin थीटा। अब देखिए इस y डायरेक्शन में इस बड़े वाले ब्लॉक पे एक टेबल के द्वारा जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा था, ये नॉर्मल क्या करेगा, इसके जो नीचे की तरफ का एक कैपिटल mg जो वेट फोर्स है और एक नीचे की तरफ जो n1 cos थीटा का जो फोर्स है, ये n इस दोनों को बैलेंस कर लेगा। और इस तरह इस छोटे से इस बड़े वाले जो ट्रायंगुलर वेड्ज है, इसका ना ऊपर का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ना ही इसका नीचे का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। परंतु इस ट्रायंगुलर वेड्ज पर जो ये n1 sin थीटा का जो फोर्स लगा है, इसकी वजह से ये जो सिस्टम है, ये जो ट्रायंगुलर वेड्ज है, वो इस दिशा में एक्सेलरेट कर जाएगा और इस दिशा में इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। ये एक्सेलरेशन इसके, हम इसको थोड़ा मिटा के एक एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका इस डायरेक्शन में, इसका एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनेगा। अगर हम इसको A2 नाम दे दें और इस छोटा वाला जो ब्लॉक है इसका एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनेगा A1। तो बताइए तो क्या ये दोनों का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा? तो आपका जवाब है नहीं। इसका एक इस डायरेक्शन में, इसका एक इस डायरेक्शन में, और नेट एक्सेलरेशन यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस सिस्टम पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा, और ये एक्सेलरेशन की क्या दिशा पॉसिबल हो सकती है? तो जिस दिशा में नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसी दिशा में एक एक्सेलरेशन होगा, और नेट एक्सटर्नल फोर्स किस दिशा में लग रहा है? तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं कि अरे भाई, यहाँ पे तीन ही तो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं, एक स्मॉल mg, एक कैपिटल mg और एक नॉर्मल, और ये तीनों के तीनों जो भी हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो या तो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर सकता है, या नहीं तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर सकता है। परंतु x डायरेक्शन में चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेट सिस्टम कर ही नहीं सकता। तो अगर करेगा तो y डायरेक्शन में ही करेगा। तो इसका मतलब इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, और वो लग रहे हैं
वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर यह सिस्टम रेस्ट में था तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, परंतु एक्स डायरेक्शन में चूंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो मिला तो एक्स डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। अगर रेस्ट में था तो वही रहेगा और इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4। एक प्रश्न है कि सपोज करो यहां एक ये रॉड है, हमने एक रॉड लिया, ये रॉड लिया और इस रॉड को हम एक सतह पे रख दिए हैं, ये सतह पे रख दिए। ये सतह जो है वो स्मूथ है, स्मूथ है और हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ देते हैं तो क्या होगा? जैसे अगर हम ये जो रॉड लेते हैं और इस रॉड को अगर हम ऐसे खड़ा रख करके इसको छोड़ देते हैं, ये ऐसे गिर जाएगा, ये जो है वो ऐसे फॉल कर जाएगा। तो ये जो रॉड है इसी तरह से ये फॉल कर जाता है, इसका मोशन जो है कुछ इस तरह से होता है। खड़ा जो रॉड है, अगर कोई रॉड को हम इस तरह खड़ा करके टिल्ट करके छोड़ दें तो ये फॉल कर जाएगा। प्रश्न उठता है कि क्या इस केस में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने इसको छोड़ दिया है, सतह स्मूथ है, अपने आप छोड़ दिया है। आपका जवाब होगा हाँ, एक्सटर्नल फोर्स यहां पर काम करेगा। कैसे? चलो देखते हैं। यहां पर इस केस में अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा इसको अगर हम टिल्ट कर देते हैं ताकि ये जस्ट अनबैलेंस्ड हो जाए, कि बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं है, हमने इसको जस्ट किया है ताकि ये अनबैलेंस्ड हो जाए, ये इस हालत में आ गया है। अब गौर से देखिए, फोर्स ड्रॉ करते हैं। एक फोर्स तो यहां लगेगा धरती के द्वारा mg, जो एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है, और सतह के द्वारा जो टेबल की सतह जो स्मूथ है वो इस रॉड के निचले सिरे पर लगाएगा एक नॉर्मल, और ये चूंकि स्मूथ है इसलिए इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा, फ्रिक्शन का मान 0 होगा क्योंकि सतह जो है वो स्मूथ है। बात उठ रहा है कि क्या इस केस में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं? रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। सवाल में ये जिक्र है कि जो ये रॉड है, रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। क्या कहेंगे आप? बताइए, क्या इस केस में एक्स डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जो एक्स डायरेक्शन है, क्या इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, एक्स डायरेक्शन में यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में है। तो ठीक है, अगर ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो क्या ये बैलेंस्ड है? तो आपका जवाब होगा कि ये वाई डायरेक्शन में बैलेंस्ड नहीं है। अगर होता तो ये फॉल नहीं करता, अगर हम रेस्ट से रिलीज करते तो रेस्ट ही रहता, लेकिन अगर वो रेस्ट से रिलीज करने के बाद एक्सेलरेट करने लग गया, एक्सेलरेट मैंने क्या, चलने लग गया, तो इसका मतलब उस पर जरूर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। और वो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो किस दिशा में लगेगा? जो भी लगेगा वो वाई डायरेक्शन में लगेगा। वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का मान ये 0 नहीं है। और इसी वजह से ये जब रॉड गिर जाएगा, तुम देखोगे ये कैसे गिरेगा। तुम देखोगे ये जो रॉड गिरेगा
तो इसके अगर हम एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, ये जो रॉड है आपका, अभी एक रॉड की शुरुआती सिचुएशन ये लेते हैं, हम एक रॉड का ये सिचुएशन बनाए। इसके बाद थोड़ा देर के बाद ये जो एंड है ना, नीचे वाला एंड, वो यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये फिर थोड़ा देर के बाद ये एंड यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ये तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास जो पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां है, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा होगा। देखिए, ये है सेंटर ऑफ मास शुरुआत में, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास यहां आया, सेंटर ऑफ मास यहां आया, और एक्स डायरेक्शन में देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं कि ताकि सेंटर ऑफ मास को आगे की तरफ या पीछे की तरफ खींच सके। और वाई डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जो अनबैलेंसिंग नेचर का है, उसकी वजह से ही ये नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो इस केस में अगर हम छोड़ देंगे सेंटर ऑफ मास इज वाज एट रेस्ट, देन आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द रेस्ट द सेंटर ऑफ मास विल फॉल डाउन, और ये होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर कुछ माइन्यूटली बातें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, जिससे आप एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के जो एक्शन है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ठीक है, इसके साथ हम लोग की फिनिश्ड होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, और आज हम यही समाप्त करते हैं आपकी क्लास। अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के आधार पर ढेरों एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कोलिजन। तो ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।